प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। इसके बाद मैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 को लेटर ऑन ऐड किया गया है। मैं इसमें जिसमें ये कहा गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो कि जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया है इसको, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को, और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से ऐड किया गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में है कि आर्टिकल 15 provides for a particular application of general principles embodied in the article 14 कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं एम्बॉडीड आर्टिकल 14 में जो एम्बॉडीड हैं उनके लिए पर्टिकुलरली प्रोवाइड करता है आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन। व्हेन अ लॉ कम्स विद इन द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 15 कि जब लॉ कोई भी लॉ प्रोहिबिशन में आएगा आर्टिकल 15 की, इट मीन्स कि आर्टिकल 15 अगर किसी लॉ के लिए मना करता है, प्रोहिबिट करता है, देन इट कैन नॉट बी वैलिडेट by recourse to article 14 by applying the principle of reasonable classification। तो वहां पे reasonable classification अगर नहीं है तो वहां पे आर्टिकल 15 क्लॉज जो है अट्रैक्ट होगा। and if it is a discrimination and it is when the discrimination based upon the grounds of mentioned in article 15, article 15 में जो mention हैं जो भी जिनके जो grounds हैं, the reasonableness ऑफ द क्लासिफिकेशन विल बी टेस्टेड। जो रीजनेबलनेस है क्लासिफिकेशन की वो उसको टेस्ट होगा। आर्टिकल 14 के जो टू प्रिंसिपल्स हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और डिफरेंशिया हैविंग नेक्सस टू अचीव द ऑब्जेक्ट, इन दो ग्राउंड पर बेसिकली जो भी प्रोहिबिशन है आर्टिकल 15 का अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और आर्टिकल 15 अट्रैक्ट हो रहा है, तो इन दो टेस्ट को हमको टेस्ट करना पड़ेगा, इन दो उसके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। गारंटी अंडर आर्टिकल 15 इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली कि जो गारंटी है आर्टिकल 15 में वो केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, जबकि आर्टिकल 14 जो है सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों की बात करता था। एंड नॉट टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन नॉन सिटीजन एज अंडर आर्टिकल 14। फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 15 डायरेक्ट करता है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जो सेकंड क्लॉज है इसका वो प्रोहिबिट करता है सिटीजन्स को एज वेल एज स्टेट को कि जैसे पब्लिक प्लेसेस पे मूवमेंट के लिए जो कहा हमने उसको वो प्रोहिबिट करता है कि चाहे स्टेट का कोई पब्लिक प्लेस है या फिर कोई प्राइवेट प्लेस है कि वहां पर आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उन ग्राउंड्स के बेसिस पर, जैसे कि एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स एटसेट्रा एंड ऑल प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स, वेल्स, टैंक्स, रोड्स एटसेट्रा। इन जगह पर इस टाइप की जितनी भी जगह हैं वहां पर आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो ग्राउंड्स दे रखे हैं उसमें आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में और 15 के क्लॉज 2 में। द फर्स्ट क्लॉज आर्टिकल 15 मेंशन्स द प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स इन एनी मैटर which is exclusive within the control of the state। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिट करता है कि जो भी वो हैं प्रोहिबिशंस हैं वो स्टेट के कंट्रोल में है वो सारे प्लेसेस। और जो सेकेंड क्लॉज है वो प्रोहिबिट करता है बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, whoever is in the control of the above mentioned places। और लेकिन जो थर्ड क्लॉज है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वो एम्पावर करता है स्टेट को कि स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। जो फोर्थ क्लॉज है विच इज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन्स। कि 15 क्लॉज 4 में प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसलिए ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का। अब जैसे आर्टिकल क्लॉज 5 के बारे में हम बात करते हैं कि ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2006 से इसको जोड़ा गया है। ये बेसिकली प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड एंड SC एंड ST क्लासेस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। Clause 5 provides that nothing in Article 15,
ये आर्टिकल क्लॉज 5 कहता है कि क्लॉज 5 प्रोवाइड्स दैट नथिंग इन क्लॉज आर्टिकल 15 और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provisions by law. अब यहाँ पे ये बात हुई है यहाँ पे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज जी है वो मैं बता देता हूँ एक बार, वो क्या है। आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज ये है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। ये आर्टिकल 19 1 क्लॉज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि द न्यू क्लॉज 5 प्रोवाइड्स नथिंग इन आर्टिकल 15 और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or for the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institutions referred in clause 1 of article 30. अब आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कहता है, वो एक बार उसको मैं रीड आउट कर देता हूं। आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 को इसमें कहा गया है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं चाहे वो रिलीजन के बेस पे हों या लैंग्वेज के बेसिस पे हों, उनको ये अधिकार है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि वेदर एडेड और अनएडेड by the state other than minority educational institution referred to in clause 1 of the article 30. इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि जो अमेंडमेंट है वो मेंशन्ड अमेंडमेंट है। बेसिकली वो 3 डिसीजंस आए, उनके बेसिस पर इस अमेंडमेंट को लाने की जरूरत पड़ी, जिसमें एक था ये नोट डाउन कर लीजिए, टीएम पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, AIR 2003 SC 355। दूसरा था इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, और तीसरा था इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, इस्लामिक एकेडमी ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटक, AIR 2003 SC 3724। और तीसरा जो लॉ था वो था PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका साइटेशन है AIR 2005 SC 3226। तो बेसिकली इन केसेस में ये कहा गया है कि स्टेट कैन नॉट मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एडमिशन इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन सारे केसेस में ये ऑब्जर्वेशन आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि स्टेट जो है रिजर्वेशन नहीं कर सकता सीट्स के लिए एडमिशन में प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। Admission can be done on the basis of common admission test conducted by state or these institution and on the basis of merit. इसमें ये ऑब्जर्वेशन दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में ये देखेंगे इस्लामिक एकेडमी का जो केस था, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस। इसमें कोर्ट ने कहा कि द स्टेट कैन फिक्स कोटा फॉर एडमिशन टू दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि स्टेट फिक्स कर सकता है कोटा एडमिशंस के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, but it cannot fix fee, and also admission can be done on the basis of common admission test and on the basis of merit। कि फी और फी को फिक्स नहीं कर सकता और एडमिशन जो है कॉमन एडमिशन टेस्ट के बेसिस पर होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जबकि PA इनामदार के केस में कहा गया, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक एकेडमी रूलिंग to the effect that state could fix the quota for admission to private professional educational institution, कि स्टेट जो है वो फिक्स कर सकता है कोटा एडमिशन के लिए प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इस अमेंडमेंट से ये हुआ कि दिस अमेंडमेंट enables the state to make provision for the reservation, कि स्टेट को एम्पावर कर दिया इस अमेंडमेंट ने to make provision for the reservation for the above category of classes in admission to private educational institutions
और जो अमेंडमेंट था वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने परव्यू से बाहर रखा इस अमेंडमेंट ने, कि 93rd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नहीं थे। ओके, इस अमेंडमेंट ने ये भी कहा कि जो है सॉरी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जो 93rd अमेंडमेंट है उनको प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद में ये क्लॉज 1 के बारे में ही आगे बात करता हूं मैं कि बाय क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 15 द स्टेट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, कि इस ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। जो वर्ड डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब ये है कि टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर्स। It is a law makes discrimination on any of the above grounds can be declared invalid। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है above ground पर तो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया। नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वो 1953 का केस है, AI 1953 SC 384। इसमें यह कहा गया कि a law which provided for elections on the basis of separate electorates for members of different religious communities was held to be unconstitutional। कि जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए अगर इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार किया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एक केस और आया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रताप सिंह। ये है केस 1960 का AI 1960 SC 1208। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया एक नोटिफिकेशन को, पुलिस एक्ट ऑफ 1861 का पुलिस एक्ट का नोटिफिकेशन था, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सर्टेन एरियाज आर डिस्टर्ब्ड एंड मेड इनहेबिटेंट्स ऑफ दोज एरियाज टू बियर द कॉस्ट ऑफ एडिशनल पुलिस स्टेशन देयर बट एग्जेम्प्टेड ऑल हरिजन्स एंड मुस्लिम्स। तो इसमें कहा गया कि कुछ एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के नोटिफिकेशन से। और यह भी कहा गया कि जो एडिशनल पुलिस स्टेशन है वहां पे एडिशनल पुलिस जो लगाई गई है उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वहां के लोगों को, लेकिन वहां के जितने भी हरिजन्स थे और मुस्लिम्स थे उनको एग्जाम कर दिया गया कि उनको उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो जो एग्जाम्पशन बेसिकली वो दिया गया था वो कास्ट के बेसिस पर दिया गया था या रिलीजन के बेसिस पर दिया गया था। तो इस तरह से कॉन्ट्रेरी माना गया इसको, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के कॉन्ट्रेरी माना गया और इसको जो नोटिफिकेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिडेट कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ड ओनली यूज किया गया आर्टिकल 15(1) में, कि द वर्ड ओनली यूज्ड इन आर्टिकल 15(1) indicates that discrimination cannot be merely on the ground of one belongs to a particular caste and sex। कि जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो केवल कास्ट या सेक्स के बेसिस पर नहीं होगा। इफ अदर क्वालिफिकेशंस आर इक्वल, अगर बाकी की क्वालिफिकेशंस इक्वल हैं, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा, शुड नॉट ओनली बी ग्राउंड ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिसेबिलिटी। तो वहां पे भी आर्टिकल 15 क्लॉज के जो प्रोहिबिशन की कैटेगरी में आएगा वो, एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी ऑफ दिस ग्राउंड्स एंड आल्सो ऑन द अदर ग्राउंड्स इज नॉट हिट बाय आर्टिकल 15 क्लॉज 1। इसके बाद में एक केस आया डीपी जोशी का केस, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत के नाम से ये केस था। इसका साइटेशन था AIR 1955 SC 334। इसमें एक लॉ बना था जिसमें कहा गया कि जो मध्य भारत के रेजिडेंट होंगे उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा MBBS की सीट्स में। तो अ लॉ विच डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस डज नॉट वायलेट आर्टिकल 15(1)। इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिया कि एक लॉ जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है केवल रेजिडेंस के बेसिस पर, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को कि डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड दैट केस अ रूल ऑफ स्टेट ऑफ मेडिकल कॉलेज requiring a competition fee from non-Madhya Bharat students for admission in the college was held valid as ground of exemption was residence and not place of birth। इसमें जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस था उसको तो ये नहीं माना कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बेसिस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की
प्रोहिबिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट के लिए, जैसे सॉरी, इसके बाद में ये था कि प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंस। ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कोर्ट ने कि प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो डिफरेंट होता है रेजिडेंस से। व्हाट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का, नॉट प्लेस दैट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह से जो रिक्वायरमेंट है रीजनल लैंग्वेजेस की, अगर स्टेट एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि सपोज कीजिएगा गुजरात का कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, गुजरात जुडिशियल सर्विस दे रहे हैं या गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे रहे हैं, तो गुजरात का वहां पर एक अलग से पेपर होता है लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज का। इसी तरह से पंजाब में भी है। तो अगर उस वो सारे सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है वो पेपर, वहां का लैंग्वेज का पेपर सभी के लिए मैंडेटरी है। तो अगर इस तरह का अगर वो कहा गया है कि वहां देना है, वो एग्जाम देना है, तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन है ये, क्योंकि वो मैंडेटरी है सभी के लिए, सभी पर्सन के लिए जो भी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं वहां पर। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। स्पेसिफिक एप्लीकेशन है ऑफ द जनरल प्रोहिबिशंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 1। Article 15 clause 2 declares that no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition on grounds only of religion, race, caste, caste, place of birth or any of them, with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment, the use of wells, tanks, baths, roads, place of public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। अब प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि places where frequented by public like public park, public road, public bus, ferry, public urinal और रेलवे और हॉस्पिटल, ये सारे जो है पब्लिक प्लेसेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लॉज 1 जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, और क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है स्टेट को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों को फ्रॉम मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज टू इरेडिकेट द अब्यूज ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम एंड टू हेराल्ड द यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू इरेडिकेट द अब्यूज ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम एंड टू हेराल्ड द यूनाइटेड नेशन। एक मतलब एक यूनाइटेड नेशन की तरह है कि एक एकत्रित राज्य, मतलब एकत्रित देश के लिए जरूरी है। जो कि इसमें यह था कि जैसे मद्रास रिमूवल ऑफ सिविल डिसेबिलिटीज एक्ट पनिशेस सोशल डिसेबिलिटीज, नो लॉ, कस्टम और यूसेज could authorize any person to prevent any Harijans, depressed classes or like from having access to the public places mentioned in the act। अब क्लॉज 3 की बात होती है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की स्टेट बना सकता है स्पेशल प्रोविजन विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में इज वन ऑफ द टू एक्सेप्शंस। आर्टिकल 15(3) दो जो एक्सेप्शंस हैं उनमें से एक है जिसमें कि जनरल रूल लेड डाउन इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 15। इट सेज दैट नथिंग इन आर्टिकल 15 शैल प्रिवेंट द स्टेट, कि ऐसी कोई भी चीज जो कि आर्टिकल 15 में प्रिवेंट नहीं करेगी स्टेट को कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाया जाए, तो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। विमेन एंड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर वेरी नेचर। 15 क्लॉज 3 empowers the state to make special provisions for them। के बाद में जैसे कि यह है कि अंडर आर्टिकल 42 में प्रोवाइड किया गया है कि विमेन वर्कर्स कैन बी गिवन स्पेशल मैटरनिटी लीव, कि आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है कि विमेन वर्कर्स को स्पेशल मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएगी एंड लॉ टू दिस इफेक्ट विल नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 15 क्लॉज 1। कि अगर कोई मैटरनिटी लीव के संदर्भ में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के जो अब वो है उसका डायरेक्शन है उसको इन्फ्रिंज नहीं करता है। It would not be a violation of Article 15 if educational institutions as established by state exclusively for women, जैसे कि exclusively अगर women के लिए कोई educational institution है तो वहां पर reservation of seats for women college does not afford the against
डज नॉट ऑफेंड और इट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 1। अब जैसे एक केस आया यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें कहा गया कि सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज रिलेटेड टू एडल्ट्री। इसमें प्रोवाइड किया गया है कि इट ओनली पनिशेस मैन फॉर एडल्ट्री एंड एग्जेम्प्ट्स द वुमेन फ्रॉम पनिशमेंट इवन दो शी मे बी इक्वली गिल्टी एज एन अबेटर। यद्यपि वो इक्वली वो हो सकती गिल्टी हो सकती है अबेटर के रूप में। द वुमेन फ्रॉम पनिशमेंट इवन दो शी मे बी इक्वली गिल्टी एज एन अबेटर was held to be valid since the classification was not based on the ground of sex alone। इसी तरह का प्रोविजंस अप्लाई बच्चों के लिए भी होते हैं, जैसे कि प्रोविजन है बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कि जैसे आर्टिकल 21A है या आर्टिकल 45 है या आर्टिकल 39F है। जैसे आर्टिकल 45 में प्रोवाइड किया गया द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द commencement of the constitution free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। कि जब तक ये 14 years होते हैं तो स्टेट उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। इसी तरह से आर्टिकल 39F में प्रोवाइड किया गया था स्टेट शैल नॉट पर्टिकुलरली डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनसूटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ। कि ऐसा कोई काम नहीं लेंगे बच्चों से जो कि उनकी एज के लिए अनसूटेड हो। तो इस तरह के अगर स्पेशल प्रोविजंस चिल्ड्रन विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाए गए तो ये कहा जाएगा कि ये बेसिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 1 या आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को अट्रैक्ट नहीं करेंगे या ये कहेंगे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का ये वायलेशन नहीं होगा। इसके बाद में बात होती है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15(4) प्रोवाइड करता है, अनदर एक्सेप्शन है ये भी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का। इसमें कहा गया कि इज अनदर एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 15 इट वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया था। ये इसमें बेसिकली एक केस आया स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है और ये पूछा भी जाता है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है केस लॉ को कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन। इसका साइटेशन है AIR 1951 SC 226। इसमें ये मामला ये था कि मद्रास गवर्नमेंट ने कुछ सीट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स को डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए सर्टेन प्रोपोर्शंस में रिजर्व कर दिया रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पर। स्टेट ने इस लॉ को अपने को डिफेंड किया और ये कहा कि सोशल जस्टिस फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल एज रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्टेट ने डिफेंड किया अपने मद्रास गवर्नमेंट का जो अपना ऑर्डर था उसको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लॉ वॉइड बिकॉज, क्यों वॉइड कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिकॉज इट क्लासिफाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट। क्योंकि इसने स्टूडेंट्स को कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया इरेस्पेक्ट ऑफ मेरिट। मेरिट के पर ध्यान देने के बजाय जो स्टेट ने किया उसको क्लासिफाई कर दिया स्टूडेंट्स को कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। और फिर ये कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी ओवरराइड द फंडामेंटल राइट। कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस आया, उसमें ये कहा गया, दूसरा केस था ये बॉम्बे का केस था, जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1952 बॉम्बे 461। जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1952 बॉम्बे 461। इसमें कहा गया कि एन ऑर्डर रिक्विजिशनिंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हरिजन कॉलोनी वाज हेल्ड टू बी वॉइड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1। कि अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए अगर कोई कॉलोनी बनाई जा रही है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसका वायलेशन होगा। वो इसको मॉडिफाई करने के लिए, मतलब जैसे ये पहला केस था ये स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन का केस था। दूसरा केस हुआ जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे,
इन दोनों केसेस की जो फाइंडिंग्स थी, इनको नलीफाई करने के लिए ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ दीज टू डिसीजंस. ओके, आर्टिकल 15 was amended by the constitution, first amendment act 1950. Under this clause, state is empowered to make special provisions. कि state, जैसे हमने कहा कि special provision for advancement backward classes can be made by state. तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब इन दो केस के बाद में ये हुआ कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होने लगा, तो इसको नलीफाई करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया. After the amendment, it would be possible for the state to put Harijan colony in order to advance the interests of the backward classes. तो अब यहाँ पर स्टेट जो है एम्पावर्ड हो गया कि वो कोई हरिजन कॉलोनी बना सकते थे, मतलब जो जिसकी वजह से ये इशू आया. इसके बाद में प्रोविजंस मेड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऑफ द आर्टिकल 15 इज ओनली एन enabling provision है. Does not impose any obligation on state to take any special action under it. कि enabling provision है, अगर कोई अगर लॉ बना दिया गया है तो उसको वो ये नहीं कहा जाएगा कि इट इज अ वायलेशन, बल्कि ये कहा जाएगा कि बेसिकली इनेबल करता है स्टेट को कि स्टेट उस पर एक्ट अपॉन कर सकता है. writ cannot be issued to state to make reservation. स्टेट के सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ, तो हम पढ़ा रहे थे क्लॉज 15 क्लॉज 4 के बारे में बात कर रहे थे कि जो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का, सभी को सुनाई दे रहा है ना? दोबारा से कनेक्ट हो गया हो ना प्रॉपर में? यस सर. ओके, यस सर. ठीक ठीक. तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन, और दूसरा जो केस था कि जगवंत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे ने जो सिचुएशन क्रिएट की कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर जो डेवलपमेंट हुआ, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद में उस चीज को नलीफाई कर दिया गया कि अब जो है स्टेट इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब यह है कि स्टेट जो है उस प्रोविजन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टेट करेगा ही करेगा हर हालत में ऐसा. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रिट कैन नॉट बी इशूड टू द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन. द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज दैट अ प्रेफरेंस ट्रीटमेंट कैन बी गिवन वैलिडली. कि जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के पीछे वो यही है कि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है गिवन वैलिडली वेयर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नीड इट. कि जब भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इसको जरूरत है तो उसको स्टेट यूज कर सकता है. आर्टिकल 15 क्लॉज 4 इज नॉट एन एक्सेप्शन बट ओनली मेक्स अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल रीजनेबल क्लासिफिकेशन. बल्कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन को बनाने में आपको सक्षम हो गया स्टेट. द क्लास कंटेम्पलेटेड अंडर द क्लॉज मस्ट बी बोथ सोशली एंड एजुकेशनली. लेकिन जिस क्लास के लिए कोई स्पेशल एडवांसमेंट के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है कोई तो उसको जरूरी ये है कि उस क्लास के लिए जो ग्रुप है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए. तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में दो चीजें आवश्यक हैं जिनको हमको डिटरमाइन करना है कि हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोग हैं कौन.
और दूसरा ये कि रिजर्वेशन की लिमिट क्या है। ऑल्दो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं किया गया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आर्टिकल 340 प्रोवाइड करता है कि बल्कि ये कहेंगे आर्टिकल 340 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to appoint a commission to investigate investigate the conditions of socially and educationally backward classes. On the basis of the report of the commission, the president may specify who are to be considered as backward classes. और जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट का वो जस्टिफिएबल इशू होगा। अगर कोई किसी कास्ट को कह दिया जाए कि ये बैकवर्ड है तो उसके वो जस्टिफिएबल इशू हो सकता है। जस्टिफिएबल कि इट मींस इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। द कोर्ट कैन कंसीडर वेदर द क्लासिफिकेशन मेड बाय द गवर्नमेंट इज आर्बिट्रेरी, कि कोर्ट ये कंसीडर करेगा कि जो क्लासिफिकेशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि क्या आर्बिट्रेरी है या इंटेलिजिबल और या टेंजिबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब इसके बाद में एक केस आया रामकृष्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। Mysore High Court held that determination of backward classes made in 1959 on the basis of the census report in 1941 cannot be said to be based on an intelligible principles, as considerable changes had taken place between 1941 to 1951. Ramkrishna Singh versus State of Mysore, इसका साइटेशन है AI 1960 Mysore 338। तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो डिटर्मिनेशन हुआ बैकवर्ड क्लासेस का 1959 में, और वो 1959 में सेंसस हुआ था 1941 के बेसिस पर, जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर हुआ था, तो ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजिबल प्रिंसिपल्स वहां पे कंसीडर किए गए, क्योंकि 16 इयर्स में काफी सारा चेंज हो गया होगा। अब बात होती है यहाँ पे कि बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासिफिकेशन क्या सही है या गलत है। कि कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया कि ये कह दिया कि ये बैकवर्ड है, ये मोर बैकवर्ड है, और उसके बेसिस पर कुछ रिजर्वेशन कर दिया गया। जैसे पहला केस आया है इसमें बालाजी, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। नोट डाउन कर लीजिए, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1960 मैसूर 338। मैसूर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट ने कुछ रिजर्वेशन कर दिया, और ये रिजर्वेशन इस तरह से था कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सीट थी वो 28%, मोर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन था वो 20%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन 18%। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के जो रिजर्वेशन हुआ वो 28 और 20, 48 और 18 हो गया, ये 68% रिजर्वेशन हो गया। यहाँ 68 क्यों होगा, 28, 48 और 88, 66% रिजर्वेशन हो गया। बाकी 38% जो सीट्स थी वो अवेलेबल हो गई, मेरिट ओपन कंपटीशन के लिए रह गई। तो वैलिडिटी ऑर्डर को चैलेंज किया गया कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा। तो कोर्ट ने ये कहा कि द सब क्लासिफिकेशन मेड बाय ऑर्डर बिटवीन बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस वाज नॉट जस्टिफाइड अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, कि बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस का जो क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन किया गया है, बैकवर्ड क्लासेस का सब क्लासिफिकेशन जो किया गया है स्टेट के द्वारा, that is not justified and it's a violation of article 15 clause 4. Backward classes as envisaged by article 15 clause 4 must be both social and educational. जो backward classes हैं वो socially और educationally backward होने चाहिए, and not either social और educational. केवल उनमें से एक नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, socially और educationally दोनों तरह से backward होना चाहिए. Though the caste may be a relevant factor, but it can not be the sole test for ascertaining whether a particular class is a backward class or not. Caste एक considerable factor हो सकता है, important factor हो सकता है, लेकिन only factor नहीं हो सकता है। बाकी उसकी पॉवर्टी को भी देखा जाएगा कि रिजर्वेशन वही हो सकता है जहां पे सोशली और एजुकेशनली दोनों तरह से बैकवर्ड होना चाहिए उसे। आर्टिकल 15 क्लॉज जो है वो कास्ट के बारे में नहीं बोलता है, बट ओनली स्पीक्स क्लासेस। कास्ट एंड क्लासेस आर नॉट सिनोनिम्स। कास्ट और क्लास जो है सिनोनिम्स नहीं है एक दूसरे के, बल्कि डिफरेंट हैं दोनों। तो जो ऑर्डर था
proceed only the measure cast with regard to other relevant factors and that is sufficient to render the order invalid. कि जो रिजर्वेशन किया गया था वहां पे मैसूर में कि 28% इनके लिए, 20% इनके लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इतना, तो उसको यहाँ पे इस ऑर्डर को, जो मैसूर गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, उसको इनवैलिड करार दे दिया गया कोर्ट के द्वारा। और ये भी कह दिया गया कि इट इज अनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 15 क्लॉज 4। अब क्लॉज जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है वो ओनली इनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल एंड नॉट एक्सक्लूसिव प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। कि स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं लेकिन एक्सक्लूसिव प्रोविजन नहीं बना सकता है स्टेट वुड नॉट बी जस्टिफाइड इग्नोरिंग ऑलटुगेदर एडवांसमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट जो है बाकी की जो सोसाइटी है उसको आउटराइटली उनके एडवांसमेंट के या उनके वेलफेयर को ध्यान में न दें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 15 क्लॉज का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हो जाएगा। और कोर्ट ने यहां पे ये कह दिया कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो बात आई कि 50% रिजर्वेशन की, वो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में आया, जो कि बाद में उसको रिट्रेट करते हुए या ये कहिएगा कंफर्म किया गया इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1993 में, जिसको कि मंडल केस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये कह दिया कि वो 50% से लेस होना चाहिए, लेकिन कितना लेस होना चाहिए ये डिपेंड करता है रेलिवेंट प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है वहां पर। कि इंदिरा सोनी में कह दिया 50% तक हो सकता है, यहां पर बालाजी में 1960 में कहा गया कि 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जो मंडल कमीशन जो मैं कर रहा था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या 1993 जो आपका जो केस है, एक मिनट उसका साइटेशन बता देता हूं मैं इंदिरा सोनी का। जी, इंदिरा सोनी का केस है कि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 SC 477। हाँ, तो यहाँ पे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने 6:3 की मेजोरिटी से इसका आपने ऑब्जर्वेशन दिया। उसमें कहा गया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ द आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी डन। बेसिकली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की जब बात होगी तब हम इंदिरा सोनी के केस की को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन 15 क्लॉज 4 में भी ये कह दिया कि जो सब क्लासिफिकेशन है बैकवर्ड क्लासेस का इनटू मोर बैकवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस फॉर पर्पस आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी डन, but as a result of sub classification reservation cannot exceed more than 50%। जो distinction है would be necessary basis of degree of social backwardness, or such a classification would be necessary to help the more backward classes, otherwise those of the backward classes who are little more advanced than more backward classes might take away all the seats। This interpretation is equally applicable to Article 15 Clause 4 कि Article 16 Clause के संदर्भ में अपना ऑब्जर्वेशन दिया, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये Article 15 Clause 4 के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स इन Article 16 Clause 4 आर वाइडर। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ऑफ सिटीजन्स हैं Article 16 Clause 4 में, वो वाइडर इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, जिसमें कि SC भी इंक्लूड होते हैं और ST भी इंक्लूड होते हैं और दूसरे सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो डिसीजन था बालाजी केस का कि उसको थोड़ा सा डिस्प्रूव किया इंदिरा सोनी के केस में। उसके बाद में स्टेट ऑफ AP वर्सेस वी बलराम एंड KC बसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस आया। उसमें कोर्ट ने कहा कि एज रिगार्ड्स द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन द मेजॉरिटी हेल्ड दैट द टोटल रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड 50%। कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इस मामले में कोर्ट ने अफर्म किया बालाजी के केस को और देवदासन के केस को एंड ओवररूल द स्टेट ऑफ केरला एंड NM थॉमस के केस को ओवररूल कर दिया।
इसके बाद में बात होती है यहाँ पे आगे कि रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन फॉर एससीज एंड एसटीज, कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एडमिशन के लिए एससीज और एसटीज के लिए। तो सबसे पहला केस इस मामले में आया स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस निवेदिता जैन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसको रिलैक्स किया जा सकता है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, कि which had completely relaxed minimum qualifying marks in pre-medical examination for selection of students to medical colleges of the state in respect of SCs and STs candidates। अब इसमें ये मामला ये था कि टोटल 9400 स्टूडेंट्स अपीयर किए, 720 सीट्स थी। उसके अकॉर्डिंगली जो रिजर्वेशन था उसके अकॉर्डिंगली 108 सीट्स जो है एससीज को एडमिशन होने चाहिए, 108 सीट एसटी कैंडिडेट्स को होने चाहिए। लेकिन रूल 20 जो था मेडिकल काउंसिल का, वहां पर जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर था उसमें मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड, उस रूल 20 में कहा गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन वाज 50% इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। बट ये तो ओपन कैटेगरी के लिए था ये मामला कि 50% जो है एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 33% इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मार्क्स होने चाहिए, कि 33% से नीचे मार्क्स नहीं होने चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। लेकिन एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स की लिमिट थी 40%, 30% रेस्पेक्टिवली थी। लेकिन ये था कि स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों कैटेगरी के लिए उनको रिलैक्स कर सकती थी और 5% रिलैक्स कर दिया, मतलब 35% कर दिया और 25% कर दिया कि एग्रीगेट मार्क 35% होने चाहिए और मिनिमम इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 25% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो एग्जामिनेशन हुआ उसके बेसिस पर 18 सीट्स केवल एससी के कैंडिडेट्स को एडमिशन पा पाए उसके अकॉर्डिंगली, मार्क्स के अकॉर्डिंगली, और 2 सीट्स केवल एसटीज को मिल पाए। लेकिन उन सीट्स फिर भी खाली रहेंगी बहुत सारी, तो रूल 20 को फिर दोबारा से रिलैक्स किया गया। तो उस केस में भी ये था कि 25 सीट्स जो है एससीज को मिल पाई और 3 सीट्स जो है एसटी को मिल पाई, बहुत सारी सीट्स खाली रह गई। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इश्यू किया कि कंप्लीटली रिलैक्स कर दिया इन दोनों कैटेगरी के लिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के वायलेशन में है। ये जो रिलैक्सेशन किया गया आर्टिकल 20 का, वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के वायलेशन में, और इसके अगेंस्ट अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन सेकंड ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मियरली डायरेक्टरी, केवल डायरेक्टरी था, नॉट मैंडेटरी। और इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो कंप्लीटली रिलैक्स कर दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, वो वायलेशन में नहीं था रेगुलेशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के। और उसमें कह दिया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एससीज एंड एसटीज एंड अदर backward communities and is entitled to make reservation for them in the matter of admission to medical and other technical institutions। लेकिन इसी तरह का मामला आया अमलेंदु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वहां यह हुआ कि रिडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेवर ऑफ एससीज एंड एसटीज बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फर्स्ट फ्रॉम 45% to 40% and subsequently 30% on the ground that seats reserved for these categories would remain unfilled was violative of article 15 clause 1 और इस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये ऑब्जर्वेशन आ गया कोर्ट का। इसके बाद में जनार्दन सुब्बाराय वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 या 1960 SC 702। इसमें कहा गया कि डिसीजन इन द बालाजी केस ओनली अप्लाइड टू रिजर्वेशन, कि बालाजी केस का जो केस है उसके जो ऑब्जर्वेशन है केवल रिजर्वेशन के लिए अप्लाई होते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एंड हेंस द रिजर्वेशन मेड बाय मैसूर गवर्नमेंट in favor of scheduled caste and scheduled tribes were not affected by the decision. It remained valid in spite of impugned order।
और इस तरह से ये जो था कि इस ऑर्डर के होने के बावजूद भी जो ऑब्जर्वेशन था वो वैलिड माना गया। इसी तरह से केरला में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि मेडिकल कॉलेजेस में, केरला के मेडिकल कॉलेजेस में एजवा मुस्लिम्स के लिए और लेटिन कैथोलिक्स के लिए, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, उनके बच्चों के लिए ये लॉ बनाया गया इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड मेडिकल और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके बच्चों के लिए, और जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, मतलब 4 कैटेगरी ली गई, एजवा मुस्लिम्स, लेटिन कैथोलिक्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बच्चे, और चौथा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्वेशन किया गया। इसको चैलेंज किया गया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस आर जैकब में। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस आर जैकब, इसका साइटेशन है AI 1964 केरला 316, और इसमें कहा गया कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया रिजर्वेशन को इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बच्चों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो ये माना कि दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 15 क्लॉज 4। और इसमें लेकिन रिजर्वेशन जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए था उसको वैलिड क्लासिफिकेशन माना, और ये ऑब्जर्वेशन दिया कि रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एजवाज ऑन द ग्राउंड्स दैट दे बिलोंग टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ वाज परमिशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो इस तरह से कहा गया कि एजवा के लिए जो रिजर्वेशन, एजवा मुस्लिम्स के लिए या जो लेटिन कैथोलिक्स के लिए रिजर्वेशन है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया गया है केरला की गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के ऑर्डर। लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन दिया गया दैट इज नॉट वैलिड। बाकी 3 के लिए माना कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा एक केस आया इसी से रिलेटेड था कि चमोराजा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, CHAMORAJ, चमोराजा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें एक ऑर्डर हुआ कि 30% सीट्स इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेजेस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस provided they did not get adequate representation in merit pool was held valid by the Mysore High Court। तो इसमें कहा गया बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स by merit can secure more seats than the number of reserved under article 15(4) are entitled to do so। कि अगर वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग, तो वो और बाकी के लोगों को, जो कैटेगरी के लोग हैं वो अपनी कैटेगरी में आते हैं, तो ये माना जाएगा कि जो ओपन पूल में या कहिएगा ओपन कॉम्पिटिशन, जो ओपन सीट्स हैं उनमें आ जाते हैं, तो उनको रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। एक तीसरा एक इशू, नेक्स्ट इशू रेज होता है यहाँ पे कि हाई कास्ट गर्ल मैरिंग शेड्यूल ट्राइब, क्या वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड होगी? कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट की अगर कोई मतलब जो फीमेल है वो जनरल कैटेगरी की है और जो फीमेल है मेल है वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, तो क्या वो जो लेडी होगी शादी करने के बाद में वो एंटाइटल्ड होगी उस रिजर्वेशन के लिए SC ST कैटेगरी में? तो ये इसके संदर्भ में जो ऑब्जर्वेशन आया वो आया डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन ऑफ PG स्टडीज, डॉक्टर नीलिमा वर्सेस डीन ऑफ PG स्टडीज AP एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसका साइटेशन है AI 1993 SC 229। इसमें कोर्ट ने कहा कि high caste girl marrying a boy belonging to scheduled tribe is not entitled to the benefit of reservation available to the scheduled tribe। इसमें बेसिक जो कहानी ये थी कि रेड्डी कास्ट की एक लड़की थी, उसने रेड्डी जो होते हैं वहां पर आंध्र प्रदेश में लोग जो है ब्राह्मण होते हैं बेसिकली, और उसने शादी कर ली इरुक्वाला ट्राइब के एक लड़के थे जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में मेंशन्ड है, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में।
आंध्र प्रदेश में। मैरिज कर ली, उसके बाद में मैरिज के बाद में एमएससी में एडमिशन लेना चाहती नहीं है। उन्होंने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत, उनको रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत उनको एडमिशन नहीं दिया गया, तो उसमें चैलेंज किया गया। तो कोर्ट ने कहा कि शी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अवेलेबल टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट वाला बेनिफिट है, इनको नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह से मीरा कांवरिया वर्सेस सुनीता, एयर 19 2006 SC 597, इसमें कहा गया कि इफ अ फीमेल ऑफ अ हाई कास्ट हिंदू मैरिज अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, then she is not entitled to take the benefit of reservation under Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4 of the Constitution. ठीक है, तो यहाँ पे ये पोजीशन क्लियर हो गई कि हाई कास्ट गर्ल अगर मैरी कर लेती है शेड्यूल्ड ट्राइब से या शेड्यूल्ड ट्राइब से, सॉरी हाई कास्ट गर्ल शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब के किसी बॉय से अगर शादी कर लेती है, then she is not entitled for reservation as provided to scheduled class under Article 15 Clause 4 and Article 16 Clause 4. नेक्स्ट इशू आता है कि SC and ST candidates entitled to reservation benefit only in the state of his origin, not in the other state where he migrates. कि सपोज कि ये उत्तर प्रदेश का कोई शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में कोई कास्ट बिलोंग करती है, और शेड्यूल कास्ट का वो कैंडिडेट अगर हरियाणा में अप्लाई करता है, तो वहां पर वो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसको, उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। या सपोज किए कि दूसरे स्टेट का SC या ST कैंडिडेट है, वो यूपी में उसको SC या ST कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। इस तरह केस आया अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसका साइटेशन है, ब्रैकेट में लिखिए 1995 5 SCC 173, अनिल कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें 60% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया मेडिकल कोर्सेज के लिए। 1994-95 की बात है। The validity of reservation to medical courses for the year 1994-95 made by the state of Uttar Pradesh government was challenged on the ground that it was contrary to decision of the Supreme Court in Indra Soni versus Union of India. 60% रिजर्वेशन कर दिया, सॉरी 65% रिजर्वेशन कर दिया। रिजर्वेशन कैसे कैसे किया गया? बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27%, हिल रीजन के लिए 33%, उत्तराखंड रीजन के लिए 3%, शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2%, रियल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 5%, सन एंड डॉटर्स ऑफ सोल्जर्स डाइड इन वॉर हैंडीकैप्ड सोल्जर्स के लिए 2%, फॉर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 2%। टोटल रिजर्वेशन हो गया 65%। फर्दर रिजर्वेशन हो गया 30% फेवर ऑफ विमेन हु वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हालांकि गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब दे दिया तो उसके बाद में कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कि अगर रिजर्वेशन देना है, जैसे सपोज कि 30% विमेन के लिए रिजर्वेशन दे दिया, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दीजिएगा। आप जो है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इशू रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से रिलेटेड है, कि मेरिट नॉट कोटा टेस्ट फॉर एडमिशन इन सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। ये सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए मेरिट मैटर करती है, ना कि कोटा के अकॉर्डिंगली, मतलब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होगा वहां पे। उसमें सबसे पहले जो केस आया वो आया डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें 5 जजेस बेंच थी।
फाइव जजेस बेंच ने ये कहा इसमें 4-1 मेजोरिटी ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया दैट मेरिट अलोन कैन बी criteria for selecting students to the super specialty courses in medical and engineering. At the level of admission to super specialty courses, no special provision are permissible. ये स्पेशल प्रोविजंस हैं वहां पे वो परमिसिबल नहीं है. ये सुपर स्पेशलिटी का मतलब जैसे एमडी है, एमएस है, डीएम है, ये सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज हैं. या फिर सपोज कीजिए एमटेक है, आईटी वगैरह से रिलेटेड. एक अमेंडमेंट आया, उसकी वजह से चीजों को ये नलीफाई हो गई. इसमें कहा गया कि इसमें डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव में ही ये ऑब्जर्वेशन आया है कि जैसे सपोज कीजिए कि आईआईटी और आईएम में रिजर्वेशन जो है नहीं मिलेगा, बल्कि इनके लिए केवल मेरिट होगी. तो इसके लिए, इसको नलीफाई करने के लिए, जो प्रीति श्रीवास्तव में जो ऑब्जर्वेशन आई उनको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 15 क्लॉज 5 को ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया 93rd अमेंडमेंट एक्ट से. 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 2006 से एप्लीकेबल है. इसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 1G मैंने पढ़ के बताया था कि जो प्रोफेशन की जो बात होती है कि प्रोफेशन कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना प्रोफेशन किस तरह से करेगा. दोबारा से मैं उसको रीड आउट कर देता हूं 19(1)G को. जी 19(1)G में कहा गया है कि all citizens shall have the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Okay? तो यहां कहा गया है इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of the article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for scheduled castes or scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred in clause 1 of article 30. तो उसको नलीफाई कर दिया गया इससे. उसके बाद में जो केस आया 2008 में, इसमें कहा गया कि ओबीसी रिजर्वेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया. अशोक कुमार ठाकुर का केस था. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें भी 5 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की. इसको हेड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन ने. उन्होंने कह दिया कि 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2006 providing 27% reservation in admission to OBC candidates in higher educational institutions like IITs and IIMs is a constitutional. कि IIT और IIMs जैसे हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी रिजर्वेशन जो 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल. और बेसिकली ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बाद में जो ऐड हुआ उसके बाद में ये ऑब्जर्वेशन आया गया कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैन बी मेड अवेलेबल टू क्रीमी लेयर. कि जो रिजर्वेशन जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं दिया जा सकता. The court held that reservation must be reviewed in after 5 years. The creamy layer requirement will not apply to SC and ST candidates. जो creamy layer का जो concept है केवल OBC के लिए अप्लाई होता है, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. They will be given reservation every year. जबकि गया था सॉरी इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटी एंड आईएम्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन यूनिवर्सिटीज.
ओके, तो यहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ऑब्जर्वेशन था वो 1993 का, वो 2008 में 5 जजेस बेंच ने इसको थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में मानते हुए कह दिया, मतलब सॉरी डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हुए कह दिया, क्योंकि उसके बाद में इंदिरा सोनी के केस के बाद में ये भी आ गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को भी जोड़ दिया गया। तो बेसिकली उस केस में जो रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता कि आईआईटी और आईएम में, जो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया गया, वो नलीफाई हो गया। बेसिकली नलीफाई हो गया। नलीफाई होने के बाद में अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको अफर्म कर दिया कि ओबीसी कैंडिडेट्स को आईआईटी और आईएम्स और अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। दिया जा सकता है नहीं सर, देना दिया जाएगा। तो हाँ, उसके बाद में आगे इसमें कहा जा सकता है कि क्लॉज 5 जो है आर्टिकल 15 का, वो स्ट्रेंथन करता है सोशल फैब्रिक इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, वैल्यूज एंड गोल्स कैन बी बेटर अचीव्ड एंड सर्व्ड। बाकी ये आप मतलब हर व्यक्ति का अपना ऑब्जर्वेशन होगा कि जो भी ऑब्जर्वेशन दिए कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 से लेके 15 क्लॉज 3 तक ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 क्लॉज 1 में ये कहा गया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(2) में भी कहा गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15(3) में ये कह दिया गया कि स्पेशल प्रोविजंस बना दिए जाएंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। और 4 में ये कह दिया गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है। 15(5) में भी ये कह दिया कि वो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं लॉ में। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद में और डिफरेंट ये अमेंडमेंट आने के बाद में 15 क्लॉज का आपका अपना मतलब इन सारे केस लॉ के ऊपर ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि आपसे सपोज कि ये पूछा जा सकता है कि वेदर द रिजर्वेशन रिगार्डिंग educationally socially and educationally backward classes is good for society, is good for country, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इस पर क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है। बाकी आप जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 जब आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगा मैं आर्टिकल 16 को। तो उसमें चूंकि उसके लिए भी पूरा का पूरा एक लेक्चर रिक्वायर्ड है। तो जब हम आर्टिकल 14, 15, 16 को जब एक बार पूरा हम पढ़ लेंगे, तो ये जो एकदम क्लियर पोजीशन हो जाएगी कि बेसिकली राइट टू इक्वलिटी है क्या। राइट टू इक्वलिटी में किन किन चीज़ों में राइट टू इक्वलिटी जो है वायलेट होगी, और राइट टू इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, या सपोज कीजिएगा कि राइट टू इक्वलिटी के लिए जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसने किस तरह से चेंज लाए हैं, कि किस तरह से लॉ का डेवलपमेंट हो रहा है राइट टू इक्वलिटी के सिलसिले में। तो वो एक क्लियर व्यू तभी आएगा। ओके, एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है किसी की? नो सर। और इट मे बी पॉसिबल कि इस वीक में, मिड वीक में भी किसी दिन में क्लास लेके हो सकता है इसको संडे से पहले ही इसको कंक्लूड कर दूंगा आर्टिकल 16 को। तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कि किस दिन क्लास लिया जा सकता है मेरे द्वारा, और मेरी अवेलेबिलिटी किस दिन है। ओके सर, एक क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए। सर, ये आज का टेस्ट था, टेस्ट में आया सर हमारे, ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। सर, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? अरे आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा दोबारा से बोलिए। हाँ सर, सर अब आ रही वॉइस? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, सर ये स्टेटमेंट है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। किसकी नियुक्ति? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। जी जी।
तो ये यहाँ रेलिवेंस क्या है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ राइट टू इक्वलिटी में? नहीं सर, इसमें कोई, मैंने सर अलग से क्वेश्चन पूछा था आपसे सर, ये कोई पेपर में आया था सॉरी, मैंने ठीक किया लेकिन उसका आंसर मैच करना था मुझे बस। नहीं 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 नहीं, अलग से क्वेश्चन पूछना है तो अलग से आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके। ओके सर, सॉरी सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल किसी का क्वेश्चन है ना तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है अपने क्वेश्चन का, मैं उसको पीएम कर दूंगा, ओके सर। मतलब पर्सनल मैसेज कर दूंगा मैं उसे, है ना। और बाकी अगर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जो है ऐसी क्लास में पूछें। ओके सर। सर स्पीड थोड़ी तेज है, आप थोड़ा स्लो कराया करिए। चलिए ध्यान रखूंगा। मेरे स्पीड थोड़ा तेज इसलिए रखनी पड़ती है कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा इस क्लास में। सर एक चीज और जाननी थी मुझे जी। कि अगर कोई निजी संस्था हमने खोली है तो सर आरक्षण का प्रावधान उसके लिए भी होगा? क्या निजी संस्था? हाँ, हमने बताया है ना कि एडेड और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सभी में रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 15 क्लॉज 3, इन सारी की सारी अगर आपने निजी संस्था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं ना आप, जी जी जी। हाँ, तो वहां पे आपको फॉलो करना पड़ेगा जो हमने बताया था ना कि पी इनामदार का केस, टीएमए फाउंडेशन का केस, जी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन का जो केस हमने शुरू किया था, जो वहीं से शुरू किया था, उसमें बेसिकली ये कह दिया गया कि एडेड इंस्टीट्यूशन है या अनएडेड इंस्टीट्यूशन है, उन सब में आपको रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में अगर जो एडमिनिस्ट्रेड है या जो चल रहे हैं उनको छोड़ करके। जी सर जी। ओके जी सर, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।